जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो लाइक का बटन जो है वो भी आप कृपया दबाएं, क्योंकि नए एल्गोरिथम के सिस्टम में यूट्यूब ने लाइक को ज़्यादा महत्व दिया है। तो थोड़ा सा मेरे लिए मुझे सहयोग करने के लिए आप लाइक का बटन दबाएं और YouTube पे हमें जिंदा रखें। मित्रों, आज थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फरवरी 1760 भाऊ निजाम के विरुद्ध उदगीर में लड़ा। भाऊ ने जीता। लड़ाई के समय नाना अहिल्यानगर यानी अहमदनगर था, पुणे से 100 किलोमीटर दूर। इन दोनों ने बाद में रंग पंचमी यानी होली के 5वें दिन भरपूर रंग खेला, रंग पंचमी मनाई। वहां से ये दोनों पटदूर आए। तारीख थी 7 मार्च 1760। जम के होली मनाई। वहां पे सारे प्रमुख सरदार जमे थे। बस ये उत्तर का अनुभव जिन्हें है वो सरदार उस पटदूर में नहीं थे। ये दुर्भाग्य है मराठी सेना का, हिंदवी स्वराज्य का। वहां बैठे सारे प्रमुख सरदारों ने बड़ी लंबी चर्चा उनकी चली है पटदूर में पूरे 7 दिन कि भाई भविष्य में योजना क्या होनी चाहिए। 14 मार्च को भाऊ पटदूर से अपने उत्तर के अभियान पर निकला है। 14 मार्च 1760 मकर संक्रांति। भागे तो हम जानते ही हैं। हार के कारण हम जानने के लिए तो बैठे हैं कि भाई पानीपत में पराजय हुआ। लेकिन आप अगर देखोगे 14 मार्च 1760 से 14 जनवरी 1761 मराठों ने कमाल की एकजुटता और एकता दिखाई है। और ये कमाल की जो एकता है ये क्यों है पता है? इसका मिडास टच भाऊ ने दिया था, इसलिए ये एकता हो पाई। अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, योग्य निर्णय लेने वाला और राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला सेना नायक ही इस प्रकार की एकता अपनी सेना में ला सकता है। भाई सामान्य भी अंतर्मन में राष्ट्र प्रेमी तो होता ही है, हर एक बंदा होता है। लेकिन स्वार्थ फिर आ जाता है, द्वेष आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1760 कुंजपुर में बहुत बड़ी जीत मराठों ने हासिल कर ली। उस समय सहारनपुर पार करके कोलजलेश्वर में ये जो अब्दाली बैठा था ना अलीगढ़ के बाजू में, उस पे हमला करना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि जितने भी सारे ये मोमिन थे उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी रसद थी, ये सारी की सारी अस्ताव्यस्त हो पड़ी थी इस कुंजपुरा के हार की वजह से। उनका आत्मविश्वास तो पूरा जमीन पे गिर गया था। मित्रों, वो 10 दिन का समय 17 अक्टूबर के बाद का वो 10 दिन का समय इस क्रूरात्मा को, अब्दाली को मिला। वो उसने बागपत का रास्ता खोला। बागपत से यमुना से नदी पार करके घुस के अंदर आ गया। मैंने बताया हमारे 2 बहुत ही गद्दार, हरामी, निर्लज्ज, स्वार्थी, नालायक 2 गुर्जर थे। क्षुद्र पैसे के लिए उन्होंने अब्दाली के सरदारों को ये रास्ता, बागपत का रास्ता दिखाया। नदी पार करके पठानों को आते हुए देख, लड़ाई भी अभी शुरू नहीं हुई थी। ये हमारे नजदीक के चौकियों में कुछ मावड़े वहां पे पहरा दे रहे थे।
ये मावळे कायर निकले और वहां से बिना लड़ाई किए वहां से भाग गए, जबकि उन्हें मरते दम तक चौकियां बचानी थी, नहीं बचा पाए। इससे क्या हुआ, पठानों के आत्मविश्वास को वहां पे ठेस नहीं पहुंचती जो ठेस पहुंचना जरूरी था। कुंजपुरा के जीत के बाद पसीना खुर्द से पानीपत तक पकड़ लो, पसीना खुर्द से पानीपत तक वहां अब्दाली की सेना अब्दाली ने घुसाई। वो आने से पहले ही अगर भाऊ प्रोएक्टिव हो जाते और रास्ते में ही पानीपत जैसा अगर दिलो जान से लड़ते तो कुछ अलग तो निश्चित होता। उस 15 दिनों में मित्रों ये आलसी बने रहे और पानीपत में आगे चल के खुद का सैंडविच बना के चारों ओर से गिर गए। रसद बंद करवाने में गोविंद राव, गोपाल राव वो तो कभी काफी नहीं थे। कोई भी वैयक्तिक इसमें काफी नहीं रह सकता। एक तो प्रदेश शत्रु प्रदेश था, 300-400 किलोमीटर का यमुना का भाई वो तट है। सहारनपुर से पकड़ लो बागपत तक 300-400 किलोमीटर लगभग हो जाते हैं। अब इतने बड़े प्रदेश में मात्र 20-25 हजार की सेना लेके लड़ना और रसद तोड़ना, और वो भी सामने वाले लड़ाकू पठानों से, असंभव है। वैयक्तिक लेवल पे ये असंभव है। इसमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए था, सबका साथ चाहिए था। इब्राहिम खान का आत्मघात की मशवरा जो इब्राहिम खान ने दिया, 100-125 फुट का चौड़ा और 30-35 फुट का गहरा खंदक बनाएंगे, वहां पे खंदक में खड़े रहेंगे, उनकी राह देखेंगे, तोपे भी खंदकों में लगाएंगे। भाई ये खुद को कैद करना हुआ। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्योंकि इब्राहिम खान को अनुभव शायद मैदानी जंग का अनुभव था, इसके लिए उसने ये सुझाव दिया। हाँ, लेकिन भाऊ तुम्हारे लोग भी तो 80,000 से 1 लाख थे। आपके यहाँ का 5-10 हजार लोग थे। हाँ, 14 जनवरी को तो 40,000 के आसपास तो थे ही, क्योंकि उतने तो उनकी तो जान गई है उस दिन। कुछ भी हो, इब्राहिम खान गारदी जितना भी बुद्धिमान हो, था तो नौकर 1, था तो अफगान 2। और मैं यहाँ पे अफगान मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ कि उसे ना मराठाओं के ट्रेडिशन के बारे में मालूम, ना मराठाओं की युद्ध नीति के बारे में मालूम, ना शिवाजी महाराज के बारे में उसको शायद डिटेल मालूम होगा। तो उसकी बुद्धि उसके अनुभव के अनुसार चलेगी। इसलिए मैंने कहा कि एक तो वो मराठा नहीं था, भारतीय नहीं था, अफगानी था। अब यहाँ यशवंतराव, गोविंद राव, अंताजी, नारोशंकर, इन जैसों का अनुभव हमें चाहिए था, जो योग्य मशवरा दे देते, शायद, क्योंकि वही काबिल लोग वहां पे बचे थे। मल्हार राव की सोच, अब उनके बारे में क्या बोलूं, मुझे परत्वे तो वो एकांगी विचार के हो गए थे। नए पीढ़ी को वो उनके विचार समझ में नहीं आए। फ्रेंचों की ये जो कवायती फौज के जो फायदे हैं, जो पेशवा ने, भाऊ ने दक्षिण में देखे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इससे अनजान नहीं थे। उस सभी अनुभव को दरकिनार करके एक अफगानी नौकर के मशवरे पर, उसके अकेले के तोफ खाने पर यहाँ पे विश्वास दिखाना भाऊ को थोड़ा भारी पड़ा। और आखिरी 15-20 दिन पे आते हैं। आखिरी 15-20 दिन में जो अन्नान्न दशा मराठों की हुई है, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। सभी स्थानिक धर्मांतरित हलकट हिंदू उस उत्तर भारतीय
रोहिलाखंड, बुंदेलखंड और पंजाब के सब मिला के मैं कह रहा हूं, जितने भी स्थानिक धर्मांतरित हलकट थे उनसे कैसे निपटते इतनी कम समय में, बताओ। नहीं निपटा जा सकता। दिसंबर 1760 से 14 जनवरी 1761। अब इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि ये जो 1.5 महीना है, ये तो मैंने ऊपर ही बताया कि ये तो अन्नान्न दशा हुए मराठों का काला इतिहास है। बाकी क्या कहूं। हाँ, ये नाना फडणवीस, विठ्ठल शिवदेव और माणकोजी, इनके पत्र विस्तार से मैंने आपको सुनाए हैं। उन सारे पत्रों में बार बार उन्होंने सत्य परिस्थिति कथन की है। अब 15 दिसंबर के बाद में अगर आपका पूरा पत्र व्यवहार अब्दाली के कब्जे में है तो जाहिर है भाई कि आपकी उस वक्त की परिस्थिति, आपकी मनस्थिति, उसका तो परफेक्ट अंदाज अब्दाली को आया होगा। और वैसे आया, क्योंकि एक भी पत्र ना पुणे पहुंचा ना दूसरी जगह कहीं पहुंचा, किसी का भी नहीं, ना सरदारों का पहुंचा ना भाऊ का पहुंचा। इंपॉर्टेंट तो भाऊ का ही था। एक भी पत्र नहीं पहुंचा है दिसंबर और जनवरी में। 9 जनवरी का बल्कि एक नाना का लेटर मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, अगर आप भूले हो। हाँ, और अब्दाली के बारे में तो पहले ही बताया है कि अब्दाली कोई नया नवेला अय्याशी करने वाला ठरकी वो नवाब तो वो नहीं था। अब्दाली अत्यंत बुद्धिवान, युद्ध कला में पारंगत सेनापति था, कल्पक सेनापति था। 28 दिसंबर के नाना फडणवीस के पत्रों से हमें लगता है कि बलवंतराव और भाऊ में कुछ अनबनती नहीं होनी चाहिए। और ये बकवास, ये फेक न्यूज फैलाने वाले भी तवारीखकार है। ये बलवंतराव और जनकोजी दोनों युद्ध में थे, और एक जगह पे जनकोजी के मदद के लिए भाऊ ने फरमान दिया था, और फिर भी बलवंतराव सही समय पे जनकोजी के मदद के लिए वहां नहीं पहुंचे। अब ये एक उनकी गलती थी तो, लेकिन उससे 14 जनवरी तक अनबन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलते हैं। तारीख आई 22 दिसंबर, गोविंदराव बुंदेला। अब गोविंदराव बुंदेला अपने छावनी में थे, यमुना के पूर्व तट पे थे। सामने देखा, वहां छावनी से तंबू से बाहर आए, सामने देखा होळकरों का निशान हाथ लिए कुछ लोग आ रहे थे। अब आप तंबू तक आ गए, वो थे पठानों ने होळकरों का निशाना अपने हाथ लेकर छलावे से गोविंदराव की हत्या कर दी, और उसका सर भी, चलो आगे तो आप जानते ही हो। अब बचा ये 8 दिन, 9 दिन बल्कि, और ये 13 दिन, 22 दिन बचे, 3 हफ्ते बचे। 22 दिसंबर से 14 जनवरी, ये काल मैं कह रहा हूं, ये भयंकर त्रासदी का और मराठों के अन्नान्न दशा होने का ये समय था। एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जो 13 जनवरी की रात को आर पार का विचार आपके मन में आया, 14 जनवरी की सुबह हो गई, ब्राह्म मुहूर्त पर आपने हमले शुरू कर दिए। ठीक है, ये आर पार का विचार आपको 13 जनवरी की मध्यरात्रि आया। वो 22 या 23 दिसंबर की रात को क्यों नहीं आया भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब इसे हम क्या कहें? धीरता कहें, सहनशीलता कहें, धीरता की परीक्षा भाऊ ने अपने सेना के लिए क्या कहें इसे, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करता हूं कि इसका कारण समझने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक कारण नहीं मिला। क्योंकि सारी मराठी सेना 25 दिसंबर के बाद दिन ब दिन भूख और प्यास के गर्क में चली जा रही थी, दिन ब दिन जा रही थी। तो कहीं ना कहीं तो उसका अंत होना जरूरी था ना। तो भाऊ ने
3 हफ्ते के बाद अंत क्यों चुना? ये अंतिम समय की प्रतीक्षा करना भाव की, ये सरासर गलत निर्णय साबित हुआ। सही समय पे सही वार करते, नहीं हो पाया। मैंने पहले भी कहा, ये अनुभव और युद्ध कौशल की भाव की कमी थोड़ी सी दिखाता है, क्योंकि अब और एक उदाहरण देता हूं। भाव ने अपनी ये कल्पकता और सृजनशीलता का परिचय रात को 11 बजे किया था, जब वो मैंने बताया ना कि उसकी जो 25-30 हजार की मुख्य फौज मुख्य छावनी के पास थी, उनको वो गोलाकार बॉल के शेप में उसने एक रचना बनाई वगैरह, रचना बनाने का प्रयत्न किया। अब रात में क्या कहेंगे उसे, बारात जाने के बाद जो घोड़े नाचते हैं ना, वो हो गया भाई। समय निकल चुका था उसके लिए, नई योजना के लिए और वो कार्यान्वित करने के लिए समय निकल चुका था। क्योंकि आप संख्या देखो, इतनी बड़ी संख्या में आपकी सेना है, सबको ये प्लान अगर पहले से ही समझ में आता था, और घटिकाओं के साथ प्लान ए, अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी, अगर वो नहीं हुआ तो प्लान सी, समय निर्धारण करते और ABC प्लान लागू करते, आखिरी सैनिक तक ये तीनों प्लान अगर हम समझा पाते जो अत्यावश्यक था, तो फिर आपकी ये जो कल्पकता है, बॉल बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसी संरचना नहीं तैयार करेंगे वगैरह, वो चल जाती। दूसरी ओर देखो, अब्दाली ने अपने 10,000 के लाल टोपी वाले तुर्की सेना को दोपहर को 2:30-3 बजे तक मक्खियां मारने के लिए युद्ध भूमि में युद्ध से दूर रखा। ये है कल्पकता। उसने वो 10,000 की जो तुर्की आर्मी है उसको फ्रेश रखा था। मुझे वो रोनाल्डो याद आ गया। आप देखो, रोनाल्डो को अगर पुर्तगाल टीम 75वें मिनट में मैदान में उतार देती है तो सामने कौन होता? सामने तो सब जितने भी प्लेयर हैं वो तो थके भांगे हुए बेचारे। ये अब्दाली का ताजा तरीन लाल टोपी वाला तुर्क 2:30-3 बजे वहां पे मैदान में उतरा और 3-4 घंटे में पूरा खेल को उसने पलट दिया। विश्वासराव के निधन के बाद भाऊ ने जो बेफाम होके पठानों के बीच जाके लड़ने का निर्णय लिया, मैं उसे दोषी नहीं मानता मित्रों। क्यों? आप मानसिकता समझो। ईमानदार, स्वच्छ व्यवहार वाला जो मनुष्य होता है, वो आपाक होने के बाद बस ऐसा ही अशक्य सा कुछ कर गुजरता है। भाई सीधा साधा 31 साल का नौजवान था, भावुक हो गया क्योंकि वो संवेदनशील हृदय रखने वाला मनुष्य था। हाँ, ये कह सकते हैं कि सेनापति के तौर पे ये हमारा युवा अनुभवहीन सेनापति था। ये थोड़ा सा अनुभव में कम पड़ गया, हाँ ये कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसकी मानसिकता भी हमें देखनी चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा तामसी था, दूसरा 31 साल का युवा था, तीसरा रोज 1000 सूर्य नमस्कार के व्यायाम से बहुत बलशाली था। लगातार वो युद्ध जीतते पानीपत पहुंचाता तो आत्मविश्वास से पूरा भरा पड़ा था। लेकिन विश्वासराव जैसा अत्यंत प्रिय शिष्य जब उसने अचानक खोया तो वापस से बाहर हो गया। परफेक्टली फाइन। मैं इसी को मनुष्य भाई लोग कहते हैं। गुण और दोष ये दोनों, अगर मनुष्य है हम लोग तो दोनों होंगे ही। हाँ, बैलेंस रखना है, कम ज्यादा करना है, वो तो आपके संस्कार और आपके कर्म पर आधारित है। और परिवार के विषय में मैं 2 वाक्य कहना चाहता हूं। परिवार के विषय में जरूर भाऊ के पास
3-4 पर्याय जरूर थे, वो कर सकता था, उसके पास समय भी था। सभी सरदारों के परिवार उनके साथ पानीपत तक रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परिवारों को तीर्थ क्षेत्र भेज देते, वहां से आगरा आ जाते सारे परिवार, वहां आगरा रुककर आगे ग्वालियर उनको पहुंचाया जा सकता। ये सर्वोत्तम उपाय, और ये सर्वोत्तम उपाय जनको जी ने आगरा से पहले भाऊ को सुनाया था, सुझाया था कि भाई ये हो सकता है इन सारे परिवारों को यहाँ आगरे से डायरेक्ट ग्वालियर भेज दिया जाए। हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बस उस परमात्मा को मालूम क्यों नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। 3 मेरे मित्र हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उन्होंने मुझे पूछा है कि भाई 14 जनवरी को मैंने एक एपिसोड में निपटा दिया, हमें तो उस दिन का पूरा घटनाक्रम फिर से एक बार सुनाओ। बिल्कुल जी, अगर आप कसम से चाहते हो कि वो क्रोनोलॉजी के साथ जो अब हुआ यूं, मैं बताता हूँ आपको। हुआ यूं कि वो धारा प्रवाह में मैं उस दिन की मुख्य घटनाएं आप सुनाकर आगे बढ़ गया, तो इन मित्रों को थोड़ा परेशानी हो गई। वो बोलेंगे नहीं, हमें पूरा विस्तार चाहिए, क्योंकि विस्तार से मैंने तो कहा ही नहीं है। हाँ, मैंने ये बताया था कि ब्राह्मण मुहूर्त पर ये लोग जागे, प्रातः विधि करके वहाँ पे पहले दमाजी गायकवाड़ अपनी टुकड़ियाँ लेके वहाँ पे सिर्फ एक राउंड मार के आया, ये तो मैंने बताया था। लेकिन 2 बजे से इनका क्या चल रहा था, इतना विस्तार मैंने उस वक्त नहीं दिया था। लेकिन चलो, ये कारणों पे हम चर्चा करते हैं, और जैसे कारण खत्म होंगे 1-2 एपिसोड में, फिर एक बार वो 14 जनवरी का थरार, वो संहार मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। एक मिनट का हिसाब मैं आपको दे दूंगा। वंदे मातरम।